नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है स्टडी विद सुधीर सर चैनल में। और आज जैसा कि भारतीय संविधान की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज मैंने आपको बताई थी कि ये रेगुलर मोड में प्रत्येक चैप्टर वाइज सीरीज आप तक हम पहुंचाएंगे। और उसी क्रम में आज हम लोग भारतीय राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड कुछ एक टॉप 25 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का कुछ न कुछ एक्सप्लेनेशन आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वो प्रयास यहाँ पर फिर से करेंगे और आप जानेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में किस तरीके का प्रश्न यहाँ पर आता है। ये वीडियो की खास विशेषता ये है कि इसमें एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को ही बनाने का प्रयास किए हैं, ताकि आप यदि इस सेट को देखते हैं या बनाते हैं तो आपके परीक्षा के प्रश्न आप पकड़ा जाएं या आप उसे आसानी से बना सकें। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे देश में ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत दो तरह के इकाई थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के प्रयासों से इनको भारतीय संघ में शामिल किया गया था। कुछ एक प्रांत जो नहीं शामिल हुए थे उनको पुलिस कार्रवाई के द्वारा फिर मिलाया गया। फिर मिलाने के बाद इन राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो या किस आधार पर पुनर्गठन किया गया है, वो संविधान में काफी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और इसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन के आधार पे इस चैप्टर को, पूरी चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आई होप हमारी बात समझ रहे हैं। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबों को मैं जरूर कहूँगा कि इस चैनल से अवश्य जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और जो भी वॉच करते हैं आप सब, एक रिक्वेस्ट जरूर है कि लाइक जरूर करें, ताकि YouTube के एल्गोरिदम को ये समझ में आ सके कि जो कंटेंट आप तक पहुंचा रहे हैं वो सही कंटेंट आप तक पहुंचा रहे हैं या आपको सही जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। वो आपके लाइक से ही पता चलता है YouTube एल्गोरिदम को। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आपके सामने जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, भारतीय राज्यों का पुनर्गठन से रिलेटेड बात करेंगे हम आज। इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, अब आप देखिए, अब आपके सामने पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आ चुका है और ये पहले प्रश्न में मैं पढ़ता हूं। स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या था, है ना? किस आधार पे भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया है? तो आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये भाषाई एकरूपता के आधार पर, मतलब भारतीय राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया है वो भाषा के आधार पर किया गया। ये आपको ऑप्शन मारना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले किस आयोग का गठन किया गया था, है ना? तो ये इस बात को लेकर विवाद था कि भारतीय राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाए वो किस आधार पर किया जाए, और उसकी सिफारिश करने के लिए जो पहला आयोग बना था वो धर आयोग बना था, ठीक है। धर आयोग बना था, ये 1947 में बना था। और इसने जो अपनी रिपोर्ट, ये 4 सदस्यीय आयोग था। धर आयोग कितना था? 4 सदस्यीय आयोग था। ये 4 सदस्यीय आयोग था, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो अपनी रिपोर्ट दिया वो 1948 में दिया अपनी रिपोर्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जेबीपी समिति जो बनी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, जेबीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू आपको ध्यान रखना है, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीतारामैया, है ना। इन 3 लोगों की कमेटी बनी थी। ये आपको 1949 में अपनी रिपोर्ट दिया, ठीक है। और ये जो जेबीपी समिति है, इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था या इसको सपोर्ट नहीं किया था, है ना। और इसी का परिणाम था कि पोट्टी श्री रामालू दक्षिण भारत में कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो, इसको लेके अनशन पर बैठ गए। और आप सबों को पता होगा कि 52 दिन बाद, 52वें दिन जो है सो पोट्टी श्री रामालू की मौत हो गई थी। और उसके आधार पे, भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन की मांग लगातार तेज हो गई, है ना। और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी मांगों का ही ये प्रभाव था कि आंध्र प्रदेश 1953 में पहला राज्य बन गया भाषा के आधार पे, है ना। अब नेक्स्ट जो है सो फजल अली आयोग,
ये फजल अली आयोग आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फजल अली आयोग जो है वो 1953 में ही, है ना, 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था। और फजल अली आयोग में ये 3 सदस्य था। फजल अली अध्यक्ष थे, है ना, और हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनीकर इसके 2 और मेंबर थे, ठीक है। के.एम. पनीकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके मेंबर थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी फजल अली आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही देखो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो और इसी की सिफारिश पे फिर हम लोग आगे क्या चल के क्या देखते हैं कि विभिन्न राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ओके, तो आपका आंसर है धर आयोग, इसके धर आयोग आपका राइट आंसर है। ये पहला कमीशन बना था राज्य के पुनर्गठन से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं और देखने का प्रयास कर रहा हूं। अगला प्रश्न देखिए आप सब, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से किस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था, है ना। अभी तुरंत आप सबों को मैंने बताया कि भाई जेबीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था और उसी का परिणाम था कि पोट्टी श्री रामलू ने अनशन प्रारंभ किया था और फिर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो जेबीपी समिति मतलब नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये ध्यान रखना है। तो जेबीपी समिति आपका राइट आंसर होगा। ओके, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर किस वर्ष राज्यों का पुनर्गठन किया गया, है ना। किस वर्ष राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो आपका आंसर है 1956, ठीक है, 1956। ये आपको ध्यान रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया, मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, है ना। ये 7वां संशोधन हुआ है संविधान में। 7वां संशोधन आपको ध्यान रखना है, 7वां संशोधन। और 1956 में क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। और फिर राज्यों को पुनर्गठित किया गया। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं हम लोग और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था तो 1956 में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, ये बातें आपको जाननी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ एक कन्फ्यूज़न, तमाम किताबों में रहता है कन्फ्यूज़न, उसको मैं दूर करूँगा। हालांकि यहाँ थोड़े से क्वेश्चन में मिसिंग आ गए हैं, उसको सुधार लेंगे। यहाँ पर ये जो है ना, ये थोड़े टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ये 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो नहीं होगा। 1956 में जो बना था वो बना था आपको 14 राज्य बना था, 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 5 केंद्र शासित प्रदेश, ये ध्यान रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश, है ना, 14 और 5। तो किताबों में 6 लिखता है, बट कैसे लिखता समझ में नहीं। लेकिन जो छठा केंद्र शासित प्रदेश आपका बना, 5 तो केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बन गए। छठा जो केंद्र शासित बना था 6 नंबर पे, वो था आपका पांडिचेरी। छठा केंद्र शासित प्रदेश आपका पांडिचेरी है, पांडिचेरी। और ये 14वां संशोधन द्वारा बना था, 14वां संशोधन, ये ध्यान रखेंगे। 14वां संशोधन, है ना, 14वां संशोधन के द्वारा बनाया गया था 1962 में, 1962 में। तो अब ये कंफर्म आप सबको हो गया होगा कि जब हमारा 1956 में राज्य पुनर्गठन हुआ तो मात्र 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। जो छठा केंद्र शासित प्रदेश वो पांडिचेरी बना है और ये 14वां संशोधन 1962 में बना है, ठीक है। तो क्लियर, तो इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे, ये टाइपिंग एरर है। यहाँ पे 5 केंद्र शासित प्रदेश कर लीजिए, आप लोग इसको याद करिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही होगा। आप किसी भी सोर्स से इसको आप, ये बिल्कुल सोर्स से ही सुधारा हुआ है। जो किताबों में मैं भी देखता हूँ कि यही रहता है, लेकिन उसमें असलियत यही है कि 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। छठा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पांडिचेरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर नहीं हुआ, है ना, भाषाई आधार पर नहीं हुआ। अब आपको यहाँ दिया हुआ है आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, महाराष्ट्र दिया हुआ है, गुजरात दिया हुआ है, गोवा दिया हुआ है। तो गोवा मारना है ना, गोवा भाषाई आधार पर गोवा का गठन नहीं हुआ था। गोवा जो है 1961 में पुर्तगाली को यहाँ से भगाया गया और ऑपरेशन विजय, याद रखेंगे, ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था। और गोवा को पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और फिर इसे राज्य बनाया गया। क्लियर? तो आपका आंसर डी है, गोवा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, प्रश्न को पीछे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? मैं पहले ही बता चुका आपको। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, है ना, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष? 1953, आपको ध्यान रखना है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य है, ये ध्यान रखना है। 1953 यहाँ पर दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किस वर्ष हुआ, है ना। तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन दोनों सेपरेट हुए, ओके, ये 1960 में, ठीक है। मतलब 1960 में गुजरात बना एक हमारा, ठीक है, गुजरात अलग हुआ। 15वां राज्य, 14 राज्य तो 1956 में बने, तो 15वां राज्य हमारा गुजरात बना है ना, गुजरात बना है। चूंकि ये पहले महाराष्ट्र में था तो गुजरात में गुजराती भाषा बोला जाता है, तो फिर इन्होंने मांग करी कि भाई जो गुजराती बोलने वाले हैं उनको अलग कर दिया जाए। तो फिर 1960 में गुजरात प्रांत का गठन हुआ। ये 15वां प्रांत है, 14 तो पहले पढ़ चुके हम लोग, तो 15वां प्रांत ऐसा भी पूछेगा तो गुजरात मारेंगे आप सब, तो आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए, 9 नंबर छोड़ा हुआ है, उसको मैं सुधार देता हूँ। यहाँ पे 9 नंबर आप ध्यान में रखेंगे। ये 9 नंबर प्रश्न है ना, 9 नंबर है। पंजाब और हरियाणा का गठन कब हुआ, है ना, पंजाब और हरियाणा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो एक बार एक लिस्ट आपको देखने की जरूरत होगी, एक बार लिस्ट जरूर आप सब देखिएगा, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1966 में, याद रखेंगे, 1966, है ना। नागालैंड का गठन, उसी तरह से नागालैंड का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1963 में। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट ऐसे प्रश्न आएंगे तो एक बार एक लिस्टिंग सभी राज्यों के गठन से रिलेटेड एक लिस्टिंग आपको देखने की ज़रूरत है, यदि आप सिविल सर्विस या अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया, है ना, राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया हिमाचल प्रदेश? तो 1971, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन सबसे अंत में हुआ? तो ये क्वेश्चन तो वेल नोन है, आप सब भी जानते होंगे, तेलंगाना ये 2014 में, ठीक है, फिर 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ, ठीक है। बट पृथक तेलंगाना की मांग जो की गई थी, यहाँ पे इसको क्लियरली लिखते हैं थोड़े से, 2014, है ना, सॉरी 2014 में। बट पृथक तेलंगाना की मांग 1946 में की गई थी। पृथक तेलंगाना, ये आज़ादी की लड़ाई ये लोग उस समय से लड़ रहा था, सेपरेशन की लड़ाई, है ना। तो पृथक तेलंगाना का गठन किया गया 2014 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं अगले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तेलंगाना का गठन आ ही गया। तेलंगाना का गठन यहाँ पर ईस्वी सन थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, 2014 यहाँ पर ध्यान रखिए, 2014। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, मैं प्रयास ये करता हूँ आपको ऑब्जेक्टिव कराने में कि परीक्षा में 2 तरह के प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न होता है एक जो फैक्चुअल होता है, फैक्ट विशेष पर आधारित होता है, दूसरा थोड़ा कंसेप्चुअल होता है। तो दोनों के मिश्रण को आप ध्यान में रखेंगे
तो परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो अभी तक मैंने जो बात किया वो फैक्चुअल क्वेश्चन था। अब आपके सामने कुछ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं राज्य के पुनर्गठन से संबंधित, है ना, जिनमें कथन है, उसके आधार पे आपको निर्णय लेना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, सही कथन चुनना है। राज्यों का पुनर्गठन, पहले आंसर देख लो, राज्यों के पुनर्गठन में प्रशासनिक सुविधा का भी ध्यान रखा गया है, ये कथन सही है ना। राज्यों का पुनर्गठन हमेशा भाषाई आधार पर किया गया है, ये तो गलत है, क्योंकि बहुत ऐसे राज्य हैं जिनका भाषाई आधार पर नहीं किया गया है। राज्यों के पुनर्गठन में प्रशासनिक सुविधा का भी ध्यान रखा गया, ये सही है। राज्यों के पुनर्गठन से देश की एकता और अखंडता को खतरा है, ये एकदम गलत है। राज्यों का पुनर्गठन केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है ना, राज्यों का पुनर्गठन केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है ना, राज्यों का पुनर्गठन, तो बिल्कुल ये भी सही है। राज्यों का पुनर्गठन जो है ये पार्लियामेंट को पावर है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ साथ ना, ऑप्शन बी के साथ साथ डी भी आपका सही होगा, है ना। थोड़े से आप भी समझते हैं मैनुअल फॉल्ट होते हैं, तो बी तो है ही, बी के साथ साथ आपको यहाँ पर डी भी आपको ध्यान रखना है ना। राज्यों के पुनर्गठन करने के पावर जो हैं वो पार्लियामेंट के पास हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। भाग 1 में इससे रिलेटेड बातें आपको देखनी है ना। पूरे संविधान की एक कंप्लीट वीडियो भी यूट्यूब पे उपलब्ध है, इस चैनल पे आप उसको देख सकते हैं, पार्ट वाइज आर्टिकल वाइज आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अब आपके सामने आ गया। राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को चिन्हित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आंसर दिया है, राज्यों के पुनर्गठन से क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिला है, तो ये बिल्कुल गलत है ना। यहाँ पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण, मैंने नोट्स भी लिखे हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्यों का पुनर्गठन एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें कई कारक शामिल होते हैं। भाषाई एकरूपता के अलावा प्रशासनिक सुविधा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पहचान, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाता है ना। तो राज्यों के पुनर्गठन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उस तरह का यदि प्रश्न आए तो ये पकड़ने में आपको आसानी होगी। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, है ना, जो मैंने नोट करके रखा है यहाँ पे आपको मैंने दिया है। ओके, तो ये बेहद कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और आप इसके ज़रिए आप अच्छे थोड़े से टफ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है उसमें प्रत्येक परीक्षाओं को कवर करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है, या इसी तरह से इन क्वेश्चनों को डिजाइन करते हैं कि ताकि सारे परीक्षाओं के प्रश्न का एक स्तर, एक लेवल पता चल सके और सारे प्रश्न पकड़ा सकें आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया, इसने कुछ मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण किया, इसने केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में वृद्धि की। बिल्कुल ये सारे के सारे सही हैं, है ना। ऑल जो है जितने भी ऑप्शंस हैं ABC तीनों के तीनों सही हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर राज्यों, मैंने बताया था कि वो लिस्ट आपको पढ़ना है, इस तरह के भी प्रश्न रहते हैं। स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है ना, सही ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पर सही में देखो, आंध्र प्रदेश है पहला, महाराष्ट्र, गुजरात और फिर पंजाब, है ना। तो ये अभी तुरंत चर्चा हुई है, तो उस आधार पे यह ऑप्शन निकल जा रहा है। लेकिन इस तरह का और ऑप्शन आपसे बना सकता है परीक्षा में, तो एक बार उस लिस्टिंग को आपके पास होगा तो आप उसको जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न राज्यों का गठन किस वर्ष किया गया, तो उनका क्रम सजाने में वो आपको मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, है ना, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन भाषा और सांस्कृतिक आधार पर किया गया था, न कि केवल भाषाई आधार पे। ठीक है,
सांस्कृतिक आधार पे। तो यहाँ पर देखो उपरोक्त में से ये ऑप्शन है आपके पास, मैंने यहाँ लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, मैंने नोट लिखा है। हालांकि इन सभी राज्यों के गठन में भाषा एक महत्वपूर्ण कारक था, सांस्कृतिक पहलू भी जुड़े थे, है ना। विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यक अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर चिंतित थे। ओके, तो ये में केवल भाषा नहीं है, इनकी सांस्कृतिक पहलू भी को ध्यान में रखा गया है और फिर इनको पुनर्गठित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में गठन हुआ, है ना, उसकी सिफारिश क्या थी। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करते समय ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों पर विचार। तो उपरोक्त सही, मैं पहले ही नोट में वहाँ लिख के बता दिया कि भाई क्या क्या चीज़ें जरूरी थी, है ना। तो उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 20 अब आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस राज्य के गठन में क्षेत्रीय अस्मिता की भावना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। क्षेत्रीय अस्मिता, तो ये सब तीनों राज्य जो दिया हुआ है ना, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये क्षेत्रीय अस्मिता ही सबसे इम्पोर्टेंट था। इसमें कोई भाषा के आधार पर इनका अलग नहीं हुआ, है ना। इनकी जो मांगे थी या इनका जो ग्राउंड ये था कि भाई इनका जो इनके साथ जुड़े राज्य थे वो इनकी अवहेलना करते थे या इन पर ध्यान नहीं देते थे, जिसके कारण इनका विकास नहीं हो रहा था, है ना। इस कारण से इन्होंने पृथकतावादी आंदोलन को आगे बढ़ावा दिया और फिर इनको पृथक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। तो ये सब आ जाएंगे, उपरोक्त सभी आपको ऑप्शन में दिख भी रहा है, उपरोक्त सभी, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान है। राज्यों के पुनर्गठन, तो आर्टिकल 3, है ना, आर्टिकल 3 मैं चर्चा किया हूँ। अनुच्छेद 1 में हमारे राज्य देश का नाम है, अनुच्छेद 2 में बिल्कुल नए राज्य के गठन का बात है। 2 और 3 का अंतर समझिए, 2 में बिल्कुल नए राज्य के गठन का प्रावधान है ना, और 3 में राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान है। कहने का मतलब कि जो वर्तमान राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन करके, ठीक है, उनका नाम बदल के, नए उनके बाउंड्री का अल्टरेशन करके राज्यों का पुनर्गठन करने का प्रावधान आर्टिकल 3 में दिया गया है ना। 4 में मैंने बताया है, जो आर्टिकल की क्लासेस हैं यूट्यूब पे, उसमें जाके देख सकते हैं। 4 में जो है वो आपका उपरोक्त जो संशोधन, उपरोक्त जो पुनर्गठन है या राज्यों का निर्माण है, वो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आते, ये आर्टिकल 4 में कहा गया है। ओके, तो आर्टिकल 3 है ना, ये राज्यों का गठन है, यहाँ नए राज्य का गठन 2 और राज्यों का पुनर्गठन आर्टिकल 3, ये ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 पर बात करेंगे हम लोग और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषाई राज्यों के निर्माण के संबंध में सत्य नहीं है ना, सत्य नहीं है, ठीक है। तो देखो, इसने भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित किया है ना। इसने कुछ क्षेत्रों में अलगाववादी प्रवृत्तियों को जन्म दिया है, इसने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को शांत करने में मदद की है, इसने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है, इसने भाषाई अधिकारों को हमेशा पूरी तरह से सुरक्षित किया है। जबकि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का उद्देश्य भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना था। व्यवहार में कई बार उनकी समस्याओं का पूरी तरह समाधान नहीं हो पाया और कुछ भाषाई अल्पसंख्यक अभी भी अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, है ना। तो ये भाषा कहने का मतलब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे विशेष नोट इसके साथ अटैच किया है कि बिल्कुल देखो, भाषाई अल्पसंख्यक के अधिकारों को बिल्कुल तरह से सुरक्षित नहीं कर सका है ये, ठीक है। राज्यों का जो भाषाई राज्य का निर्माण है, अभी भी बहुत सारे अल्पसंख्यक जो हैं अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। 23 देखिए, स्वतंत्रता के बाद
स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है ना? किस प्रकार, मैं पहले ही इस पर चर्चा किया। तो ये क्या था, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया था, है ना? राज्यों के पुनर्गठन की जो प्रक्रिया थी वो आसान नहीं थी, बहुत जटिल प्रक्रिया थी और एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस था ये। और इसको साकार किया था किसने? पटेल ने और बीपी मेनन ने, है ना? राज्यों के समामेलन को, और उसके बाद फिर पुनर्गठन के लिए टाइम टू टाइम कमेटियां बनी और फिर उसको पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया, है ना? इस पर मैं शुरू में ही चर्चा किया था आप सबों के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे विवादास्पद रहा है? ठीक है, तो सबसे विवादास्पद क्या रहा है? भाषाई आधार, है ना? भाषाई आधार। कारण देखो, शुरुआती जितने भी कमेटियां बनी उसमें किसी ने भी ये सपोर्ट नहीं किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो, है ना? भाषा के आधार पर। लेकिन जब पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई तब जो है सो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो सबसे विवादित, हालांकि अन्य पहलू भी विवादास्पद रहे हैं लेकिन भाषाई आधार सबसे ज्यादा विवादित रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है और आप देखने का प्रयास करें। राज्यों के पुनर्गठन का उद्देश्य क्या था? क्यों पुनर्गठित किया गया? भारतीय राज्यों को क्यों पुनर्गठित किया गया, है ना? तो पुनर्गठन का उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत बनाना, मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना। ये तीनों के तीनों सही हैं, आंसर डी सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप अब आपको हमारी बात समझ में पूरी तरह आ गई कि जो प्रश्नों की प्रकृति है या प्रश्नों का जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और इसमें दो पार्ट होते हैं प्रश्न में। पहला एक फैक्चुअल कुछ क्वेश्चन होते और उसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे, है ना? और इसी पैटर्न पे आगे के चैप्टर के भी प्रश्न आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़ते हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे वीडियो को वॉच करते हैं वो लाइक ज़रूर करें। मैं फर्स्ट में भी कहा था, चूँकि यूट्यूब उसी लाइक से एल्गोरिदम पहचानता है कि जो वीडियो सेशन है वो कितना फ्रूटफुल है या अच्छा है या नहीं है। ओके, साथ ही हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़े, लोगों को बताएं ताकि ये जो निःशुल्क कार्यक्रम आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ उसका लाभ सभी उठा सकें। तो आज का सेशन यहीं तक, धन्यवाद। आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट अगले चैप्टर को लेकर इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ओके, धन्यवाद।